नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूं कि अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाने लगा है कि क्या उनके ख़राब दिन आने वाले हैं और आ गए हैं। इस सवाल पर बहुत ज़्यादा चर्चे होने लगे हैं, क्योंकि हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह RSS सरबराह मोहन भागवत ने ये कहते हुए हलचल मचा दी थी। ख़ासतौर पर BJP हलकों में बहुत ज़्यादा हलचल मच गई है कि 75 साल की उम्र अगर आप मुकम्मिल कर लेते हैं या तकमील हो जाती है 75 साल उम्र की, तो फिर आपको सियासी जो प्लेटफॉर्म से या सियासी सरगर्मी है उससे दूर हो जाना चाहिए। तो बहरहाल ये कहा जा रहा है कि RSS सरबराह मोहन भागवत का ये रिमार्क, ये तबसरा दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा था और उन्होंने एक बिलवास्ता इशारा दिया कि अब बहुत हो चुका, 75 साल की उम्र में आपको सबकदोश हो जाना चाहिए ओहदे वज़ारत उज़्मा से। तो बहरहाल आपको ये बताना ज़रूरी है कि 17 सितंबर 2025 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। इसके बाद जो BJP में उसूल खुद उन्होंने बनाया है कि 75 साल के बाद जो अहम कायदीन हैं उन्हें अपनी सरगर्मियों से सबकदोश हो जाना चाहिए, सिर्फ पार्टी की रहनुमाई करनी चाहिए और जो जवान लीडर्स हैं उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। इस सिलसिले में आपको बताना ये भी ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि संजय राउत ने कहा है, कि ज़बरदस्ती से LK आडवाणी को 75 साल की तकमील पर सरगर्म सियासत से सबकदोश करवाया था। इसी तरह मुरली मनोहर जोशी, फिर आप देखेंगे कि जसवंत सिंह के बारे में भी यही कहा गया। तो बहरहाल अब वज़ीर आज़म के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो क्या 75 साल की उम्र की तकमील के बाद अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। अगर हो जाएंगे तो उनका जानेशीन कौन होगा। इस सिलसिले में कर्नाटक के एक कांग्रेसी रुकन असम्बली है, शिवमोगा से उनका ताल्लुक़ है, शिवमोगा की वो नुमाइंदगी करते हैं और मैं बात कर रहा हूँ बेलूर गोपाल कृष्णा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के अगर कोई आइडियल जानेशीन है तो वो नितिन गडकरी होना चाहिए और नितिन गडकरी का ताल्लुक़ महाराष्ट्र से है, नागपुर से है और RSS हेडक्वार्टर के वो बिल्कुल करीब हैं और RSS कायदीन से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। दूसरी तरफ जो अहम शिद्दत पसंद तबका है BJP का गोशा है, वो योगी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जानशीन बनाना चाहता है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजनाथ सिंह को इस ओहदे पर देखना चाहते हैं। तो बहरहाल आसाम का चीफ मिनिस्टर है, वो भी चीखता है, चिल्लाता है और वो ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि मैं मोदी का जानशीन बन सकता हूँ, उस तमाम सलाहियतें और काबिलियतें मुझ में मौजूद हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको मैं बताने का मतलब ये है कि मोदी के दिन जो अच्छे दिन है वो क्या ख़राब होंगे, ये एक सवाल है। लेकिन जहाँ तक RSS का सवाल है, अब RSS आप देखेंगे कि 2025 में यानी जारिया साल ही अपनी 7 साला तकारीब मना रही है। अब RSS ने मनसूबा बना लिया है कि वो घर घर पहुँचेंगे और घर घर पहुँच कर लोगों को RSS की सरगर्मियों से वाकिफ करवाएंगे। RSS पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि वो गांधी जी के क़त्ल में भी RSS मुलविस थी, लेकिन RSS ने हर बार इस बात की तरदीद की। इसी तरह RSS पर यह भी इल्ज़ाम है कि उसने हिंदुस्तानी दस्तूर को ठुकरा दिया था, यहाँ तक कि 60 के दहक तक RSS के हेडक्वार्टर वाक़ई नागपुर पर हिंदुस्तानी परचम नहीं लहराया गया। तो पता नहीं ये RSS कैसी कौम परस्त है कि वो हिंदुस्तानी परचम को कबूल नहीं करती या फिर दस्तूर को मानने से इनकार करती है, या उसका जो खुफिया एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का और उसको अमली जामा पहनाने के लिए भी वो बहुत मेहनत कर रही है, खुफिया तौर पर भी और ज़ाहिरी तौर पर भी। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जा साहब से और पूछते हैं कि क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़राब दिन आने वाले हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपने जो है अहम नुक्ता उठाया है। बल्कि हम देख रहे हैं कि जो है जब से मोहन भागवत ने ये रिमार्क किया है, पूरी जो है BJP में हलचल मची हुई है। मोहन भागवत ने साफ तौर पे कहा, मैंने भी वो तकरीर सुनी थी, उन्होंने एक तकरीब में जो है साफ तौर पे कहा कि अगर आप 75 साल के हो गए हैं तो फिर आप हटिए, दूसरे को मौका दीजिए। नौजवानों को जो है पीछे से लोग खड़े हैं, आपके पीछे कतार में खड़े हैं, तो 75 साल के अगर आप हो जाते हैं तो फिर आपको जो है हट जाना चाहिए, अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने जो है साफ़ तौर पे जो है, उन्होंने कभी ना वज़ीर आज़म का नाम लिया ना किसी और का नाम लिया, उन्होंने जो है बस एक तबसरा किया। मोहन भागवत के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी 75 साल के हो गए हैं। तो मोहन भागवत जो है
एक मानव में ये इशारा भी दे रहे थे कि अब मैं भी जो है इस कुर्सी को, इस पद को छोड़ दूंगा और नौजवानों को मौका दूंगा या पीछे जो खड़े हैं उनको मौका दूंगा। तो उन्होंने कहा कब तक आप करोगे, 75 साल तो आपकी उम्र हो गई है, अब आप हटिए, आप दूसरों को मौका दीजिए। वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा कि अब आप हटिए और दूसरों को मौका दीजिए। तो इसके बाद जो है बीजेपी में यकीनन हलचल मच गई है। देखिए, आपने जो नितिन गडकरी का नाम लिया है, आपको याद होगा कि 2019 के इलेक्शन में जब बीजेपी जो है मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई थी और मोदी खुद हारते हारते जीते थे, अयोध्या बीजेपी हार गई थी, तो उस वक्त भी बीजेपी में एक हलचल हुई थी और ये कहा गया था कि अब मोदी के बजाय नितिन गडकरी को जो है मौका दिया जाना चाहिए वज़ारत उज़्मा का, क्योंकि इस बीजेपी में मोदी के बाद अगर कोई मकबूल लीडर है तो नितिन गडकरी हैं। जी जी। तो नितिन गडकरी के बारे में कहा गया था कि ये एक मकबूल लीडर हैं और यकीनन उनको जो है मौका फराहम किया जाना चाहिए। ये जो है नितिन गडकरी के मतलब एक है, नितिन गडकरी ने इस सिलसिले में कोई रिएक्शन नहीं दिया था, वो खामोश रहे थे। लेकिन फिर हमने देखा कि जो है फिर मोदी ही को जो है इख्तिदार सौंपा गया और बीजेपी ने जो है एक जवाब पेश किया। ये जवाब पेश किया गया कि इस मुल्क में अगर कोई तीसरी बार वज़ीर आज़म बना था तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, मुल्क के पहले वज़ीर आज़म। तो नेहरू के बाद मतलब नेहरू की इतनी मकबूलियत थी कि वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बने थे। तो अब ये मतलब बीजेपी ने ये पेश करने की, जवाब पेश करने की कोशिश की थी कि मोदी की नेहरू जैसी मकबूलियत है, इसलिए वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं। बहरहाल ये कहते हुए मोदी को जो है वज़ीर आज़म बना दिया गया था और तीसरी बार, अब ज़ाहिर सी बात है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि वो तीसरी बार जो है हुकूमत कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि तीसरी मियाद में हमने देखा कि वो जो है गैर मुल्की दौरों पे निकल गए हैं। जी हाँ। कई दौरे अब तक उन्होंने कर लिए हैं। आपको याद होगा कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के आसपास होने जा रहा है बीजेपी की नई हुकूमत को। तो हम देख रहे हैं कि जो है कहाँ कहाँ वज़ीर आज़म जो है अरब ममालिक का भी दौरा कर रहे हैं, यूरोपीय ममालिक का भी दौरा कर रहे हैं। अब तो जो है छोटे छोटे मुल्कों का भी दौरा करने लगे थे। जी बिल्कुल, छोटे छोटे मुल्कों का। अभी तो जो है कमेंट किया था, आपको याद होगा, पंजाब के सीएम ने कमेंट किया था कि 10,000 की आबादी वाले मुल्क का भी जो है मोदी दौरा कर रहे हैं। आखिर 10,000 की आबादी वाले मुल्क में जाने की उनको क्या जो है इच्छा है, क्या ख्वाहिश है, और 10,000 की आबादी वाला मुल्क उनको जो है अपने मुल्क का एजाज़ दे रहा है तो वो खुश हो जा रहे हैं। 10,000 की आबादी वाले मुल्क में खुश होने की क्या बात है। सीएम ने तो कहा था कि हम जब जाते हैं कहीं तो 20,000 50,000 का तो मजमा जमा हो जाता है। तो इस पे FIR भी दर्ज की गई थी चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ पंजाब के। तो बहरहाल जो है हम देख रहे हैं कि मोदी, हो सकता है उनको भी इस बात का अंदाज़ा हो गया हो या खदशा लाहक हो गया हो क्या वो 75 साल के हो गए तो उनको जो है कुर्सी से हटा दिया जाएगा, इसीलिए वो सोच रहे हों कि जब तक कुर्सी पे हो बैरून मुल्क के दौरे करते रहो, जब हटाया जाएगा देखा जाएगा। देखिए, और एक दिलचस्प बात यह है कि जब 2014 में मोदी जो है इख्तिदार में आए थे, जब पहली बार उन्होंने बीजेपी के पार्लिमानी इजलास से खिताब किया था, पार्लिमानी अरकान के, तो उस वक्त पार्लियामेंट में LK आडवाणी भी मौजूद थे, मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद थे। उस वक्त आम तौर पे बीजेपी में ये तासुर पाया जाता था कि चूँकि LK आडवाणी सीनियर तरीन लीडर हैं, जी जी, इसलिए उनको वज़ीर आज़म का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन LK आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को मोदी एंड कंपनी ने धीरे से किनारे कर दिया गया और एक मंडल बनाया गया सीनियर जो है लोगों का, उसमें ढकेल दिया गया मंडल में। जी। और मोदी ने जब कहा था, जब उन्होंने ऐलान किया था कि जिसकी उम्र 75 से ज़्यादा हो गई उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, चूँकि LK आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी 75 साल से ज़्यादा उम्र के थे। सज्जा साहब, एक सवाल मैं करता हूँ कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बहुत ही उसूल पसंद समझते हैं अपने आप को, और उनकी जो टीम है उसको भी वो उसूल पसंद करार देते हैं, दयानतदार करार देते हैं, कौम परस्त, मुल्क की खिदमत करने वाला करार देते हैं, और उनकी जो बात होती है बिल्कुल सच होती है, इस तरह गोदी मीडिया कहता है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह वगैरह को उन्होंने 75 साल उम्र की तकमील पर ठिकाने लगा दिया। अब अंदाज़ा
अंदाजा कीजिए, ठिकाने लगा दिया मीन्स उनको सरगर्म सियासत से सुबुकदोश अलग करवाया, वो भी जबरदस्ती, संजय रावत कहते हैं। तो अब ये बताइए कि वज़ीर आज़म 17 सितंबर 2025 को 75 साल की उम्र के हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या वो सबकदोश होंगे, और सबकदोश होने के बाद वो कहाँ जाएंगे? अहमदाबाद में क़याम करेंगे या फिर RSS हेडक्वार्टर मुंतकिल होंगे या फिर किसी आश्रम में का रुख करेंगे? देखिए, वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि मेरा क्या है, हाँ, मेरा क्या है, मैं तो झोला लेके चला जाऊंगा जंगल जी, में। तो जंगल में जाएंगे, झोला लेके अच्छा। मैं तो चला जाऊंगा दूर जंगल में झोला लेके चला जाऊंगा, मेरा क्या है। नहीं, हमारा मशवरा है कि वज़ीर आज़म ना जाएं, जंगल में ना जाना चाहिए उन्हें, क्योंकि उनको मुल्क व कौम को, खासतौर पर बीजेपी को उनकी ज़रूरत है। आप अहमदाबाद में भी रहते हुए बीजेपी की खिदमत कर सकते हैं, मशवरे दे सकते हैं, हरीन मशवरे दे सकते हैं। जी जी। तो बहरहाल जो है वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो जो है दूसरों के लिए जगह खाली करें। ये उनके 75 साल में दाखिल होने से पहले ही, 75 साल मुकम्मल होने से पहले ही RSS के सरबराह ने ये इशारा दे दिया है। बीजेपी के हल्के साफ तौर पे इसे इशारा मान रहे हैं। जी जी जी। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत ने इशारा दे दिया है कि जो 75 साल का हो गया उसको अब हट जाना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए। इशारा है या धमकी है ये? अब धमकी भी समझी जा सकती है, इशारा भी समझा जा सकता है। बहरहाल उन्होंने अपनी बात खुल के रख दी है सामने जी जी। और कहा है कि अगर हम 75 साल के हो गए हैं तो हमको हट जाना चाहिए, पद से, कुर्सी से हट जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। ये उनके दो टोक अल्फाज हैं। जी जी। ये लगी लिपटी या फिर जो है डिप्लोमेसी कुछ नहीं है। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा है कि अगर आप 75 साल के हो गए हैं तो फिर आपको जो है आराम करना चाहिए, आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और दूसरे को मौका देना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी मोहन भागवत ने कहा कि अगर 75 साल की उम्र आप मुकम्मिल कर लेते हैं और आपको शाल उड़ाई जाती है तो इसका मतलब ये समझिए कि आपको घर चले जाना चाहिए, घर का रास्ता देखना चाहिए। तो अब नाज़रीन आप अंदाज़ा कीजिए कि सारा हिंदुस्तान अब बड़ी दिलचस्पी से देख रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र की तकमील के बाद क्या अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। अगर मुस्तफ़ी हो जाते हैं तो वो कहाँ क़याम करेंगे, अगर वो क़याम गुजरात में करते हैं तो कैसे करेंगे, और क्या उनके जो दूसरे जूनियर्स हैं जिनको उन्होंने सताया है वो उसी तरह उनका बदला लेंगे जिस तरह उन्होंने LK अडवाणी को जलील और रुस्वा किया था। वैसे भी आप अंदाज़ा कीजिए कि बाबरी मस्जिद के जो मुजरिमीन हैं वो हमेशा जलील और रुस्वा हो रहे हैं, और आज भी आप देखेंगे अडवाणी हो, और अडवाणी का जो तोती बोला करता था उस तोती को, उस गुरूर और तकब्बुर को मोदी के जरिए कुदरत ने खाक में मिलाया। अब देखना है कि मोदी का जो गुरूर है वो कौन खाक में मिलाता है या फिर मोदी ओहदे वज़ारत अज़्मा पर फायद रहते हैं। तो बहरहाल अब मोहन भागवत के कोर्ट में बॉल है, लेकिन मोहन भागवत के भी खराब दिन शुरू हो सकते हैं, क्योंकि 75 साल की उम्र के बारे में वो किस तरह के ख्यालात जाहिर कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद विजयदशमी के बाद, जब विजयदशमी को RSS की 100 साला तकरीब मनाई जाएगी, यानी 100 साल उसके क़याम के मुकम्मिल हो जाएंगे, उसके बाद अचानक मोहन भागवत ऐलान कर देंगे कि मेरी उम्र 75 साल की हो गई है और मैं इस ओहदे से सुबकदोश हो जाऊंगा। और याद रखिए ये हो भी सकता है और मुझे यकीन दिखाई देता है। तो बहरहाल नाज़रीन एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आलमी तनाजुर में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आप देखेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ रहा है। अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है, ये एक सवाल था, लेकिन अब ट्रंप को गुस्सा क्यों आ रहा है, एक सवाल अब सारी दुनिया में गर्दिश कर रहा है। और वो गर्दिश करने का सवाल ये है कि ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन के साथ वो मिलकर अमन बहाल करना चाहते थे, लेकिन रूसी सदर ने उन्हें मायूस किया है और मुसलसल वो यूक्रेन पर बमबारी कर रहे हैं। हालांकि अमन की बात भी हो रही है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। यही ट्रंप को ये नहीं मालूम कि फलस्तीन में कब्रों से शोहदा की लाशों को निकाला जा रहा है, उनकी कब्रों को मिस्मार किया जा रहा है, उनकी कब्रों पर बमबारी की जा रही है। और इससे बढ़कर शैतानियत, इससे बढ़कर इंसानियत दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। लेकिन ट्रंप कभी यह सवाल नहीं कर रहे हैं कि मुझे मायूसी हो रही है कि फलस्तीन पर एक तो अमन बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं कतर में इसराइल और हमास के, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फलस्तीनियों के लाशों के चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं और ट्रंप को कोई अफसोस नहीं होता। ना हमारे 57 इस्लामी ममालिक या मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक को भी अफसोस नहीं होता। आप अंदाजा कीजिए कि हर
आप पिछले एक हफ्ते में 800 से ज्यादा फलस्तीनियों को इसराइल ने शहीद किया, उनका कत्लेआम किया, उनकी नस्ली ततहीर की, यहां तक कि अब खबरों पर बमबारी कर रहा है, लाशों को निकालकर, शोहदा की लाशों को वहां से निकाल रहा है। तो आप अंदाजा कीजिए कि दरिंदगी की हद हो गई है। और इस दरिंदगी का क्या इलाज है सज्जाद साहब? यकीनन देखिए क्या इलाज है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अफसोस का मुकाम तो ये है कि इतनी बड़ी जारहियत के बावजूद, इतनी बड़ी सफाकी के बावजूद, इतना मतलब खौफनाक जो कार्रवाइयाँ उसने अंजाम दी हैं, उसके बावजूद इंसानियत के ख़िलाफ़ उसने जो जराइम किए हैं, उन जराइम की जो है जवाब में नेतन्याहू को गिरफ़्तार करके जेल में डाल देना चाहिए था। देखिए जंगी जराइम की अदालत कहती है कि वो मुजरिम है, वो कहता है कि मैं नहीं मानता। अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि उसने जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं, उसकी सारी कार्रवाइयाँ जो है जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती हैं। वो कहता है मैं नहीं मानता, बल्कि वो मैं नहीं मानता कहने के साथ साथ ये भी धमकी देता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को इजराइल आने नहीं दिया जाएगा। तो वो जब वो किसी की अक़वाम मुत्तहिदा की भी नहीं मान रहा है और किसी की मानने को तैयारी नहीं है, ये ताज्जुब की बात है कि 80 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा मुल्क, नाजायज़ मुल्क, जिसने फ़लस्तीन पे कब्ज़ा करके जो है अपना परचम वहाँ पे लहराया है, वो मुल्क जिसका जो है एक छोटा सा शहर है तल अबीब के आसपास का इलाका, एक हैफा, एक तल अबीब है, एक 2-3 जो है उसके शहर हैं, वो इन शहरों को मतलब ये कि एक छोटे से इलाके में वो कायम है और वो पूरी दुनिया को धमकी दे रहा है, वो अक़वाम मुत्तहिदा को धमकी दे रहा है, वो नेटो को धमकी दे रहा है, और किसी की हिम्मत नहीं कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उसको रोकें। गज़ा में नेटो की फ़ौज को उतारा जाना चाहिए था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। हम क्या क्या देखेंगे रियाज साहब, रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाज़िर जो है सामने आ रहे हैं। लोग कतार में पानी लेने के लिए खड़े हैं, उन पे बमबारी हो रही है। लोग कतार में खाना लेने के लिए खड़े हैं, उन पे बमबारी हो रही है। लोग अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं, उन पे बमबारी हो रही है। मासूम बच्चे सड़कों पे खेल रहे हैं, उन पे बमबारी हो रही है। कितना मतलब ये कि कितना आखिर आप जुल्म करोगे। पूरे के पूरे शहर को आपने खंडर बना दिया, गजा सिटी को। अरे भाई पानी के लिए बच्चे ठहरे हैं, आप अंदाजा लीजिए, अल्लाह की सदाएं लगा रहे हैं, लेकिन उन पर बमबारी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता दिनों एक जो है एक वीडियो वहाँ से जो है मंजर-ए-आम पे आई थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली। एक मासूम बच्ची, छोटी सी 3-4 साल की बच्ची, एक पानी का टैंकर खड़ा है, शायद उसने जो है पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो खाली टैंकर छोड़ दिया था, उस टैंकर के पाइप से थोड़ा सा एक खतरा पानी रिस रहा है और वो बच्ची उस खतरे को चाटने की कोशिश कर रही है। तो कितनी मतलब वहाँ पे भूखे प्यासे लोग हैं। खुद अक़वाम मुत्तहिदा ने बेशर्मी के साथ ये रिपोर्ट जारी की कि गज़ा के लोगों को 3 दिन में एक टाइम का खाना मिल रहा है। 3 दिन में 3 दिन के भूखे लोग हैं, हर 3 दिन में सिर्फ उनको एक बार खाना मिलता है। ये बेशर्मी के साथ जो है यूएनओ ये रिपोर्ट जारी करता है। तो फिर यूएनओ का मकसद क्या है, मतलब क्या है, उसका जो है क्या जिम्मेदारी है, उसकी तहरीर कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्या है, आप जो है रिपोर्ट दे रहे हो कि 3 दिन के अंदर इनको खाना नहीं मिल रहा है 3 दिन तक, तो आप क्या कर रहे हो, अतराफ़ के ममालिक को आप जो है आप एतमाद में लीजिए, आप खुद अपनी टीम वहाँ पे भेजिए, आप अपना जो है आप अपनी गाड़ियाँ भेजिए। देखिए सामान लेके, रोटी लेके गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पे, उनको रोक दिया जाता है, इजराइल के सिपाही रोक रहे हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा है गज़ा के अंदर। तो ये कितनी बड़ी बदमाशी, खुली बदमाशी है। आटे की बोरियां हैं, लोग बता रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं है, रोटियां हैं, पानी है, कुछ नहीं है, रोटियां हैं, दूध तक नहीं है, और पानी और रोटी तक अंदर लाने नहीं दिया जा रहा है। किस तरह का ये जुल्म हो रहा है। खुद जो है इंसानी हुकूक की तंजीमों ने दो टोक अंदाज में कहा कि गज़ा के लोग मर रहे हैं दवा ना होने से, खाना ना होने से। इस्लामी ममालिक क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को चाहिए कि ये जो तंजीम है वो खुद कहे कि तुम क्या लाशों को भी शहीद करने लगे हो। पहले शहीद जामे शहादत नोश कर चुके हैं, उन पर फिर बमबारी, उनको निकाल कर उनकी तौहीन, लाशों की तौहीन की जा रही है, उनकी बेएहतरामी की जा रही है। इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि जुर्म हो ही नहीं सकता।
अब अंदाजा कीजिए कि किस अंदाज में अमेरिका पूरी तरह उसकी हिमायत कर रहा है इसराइल की, और इस जुर्म में अमेरिका भी शामिल है, ये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती और सारी दुनिया ये कह सकती है। आज हो सकता है कि हुकूमतें इसराइल की तरफ हो, अमेरिका की तरफ हो और डर के मारे या बुज़दिली की वजह से अमेरिका की तायद कर रही हो, लेकिन आवाम जो है वो पूरी तरह अमेरिका और इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और उन्हें कातिल करार दे रहे हैं, मुजरिमीन करार दे रहे हैं, क्योंकि ये जो जुर्म गजा में किया जा रहा है, इस कदर जुर्म मैं समझता हूं कि इंसानियत की तारीख में बहुत कम हुआ है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका अब यूक्रेन को रूस के खिलाफ पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है और कह रहा है कि नेटो उसकी कुछ हथियारों की कीमत अदा करेगा। अब नेटो जो है हथियारों की कीमत अदा करेगा तो अब अंदाजा कीजिए कि यहां पर भी लाशों के बदले तिजारत की जा रही है असलाह की, और कौन कर रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर अमेरिका आप देखेंगे कि दर्ज देता है इंसानियत का, तो मैं समझता हूं कि इंसानियत का दर्ज देने के वो काबिल नहीं है, खासतौर पर ट्रंप, इसलिए कि उनके पूरी सरपरस्ती में वहां पर देखिए गजा में कत्लेआम जारी है। अरे मासूम बच्चे जो पानी के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, अगर वो किसी इमदादी कैंप के करीब जाते हैं तो उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, उनके जिस्मों को, और फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। लोग भाग रहे हैं खानों के लिए, और हद तो यह है कि हर 4 फलस्तीनियों में 3 फलस्तीनी 3 दिन बाद खाना खाते हैं। तो ये हालत हो गई, तो फिर दुनिया क्या कर रही है, किस तरह की मौजिब होने का दावा कर सकती है दुनिया, इस सिलसिले में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब आपको लिए चलते हैं और वो खबर है क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत एक मरहले पर 27 रुपए हिंदुस्तानी हुआ करती थी, एक बिटकॉइन की कीमत, और आज उसकी कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे। उसकी कीमत अब तकरीबन $1,21,000 से तजावज कर गई है, और बिटकॉइन जिसके पास है समझिए वो अरबपति है। तो बहरहाल लोगों ने बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी का जब दौर शुरू हुआ था उस वक्त समझा था कि यह गलत है, लेकिन आप देखेंगे कि आज सारी दुनिया की जो मईशत है वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ दौड़ रही है। हाँ सज्जाद साहब जी बिल्कुल, देखिए ये बिटकॉइन की कीमत इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो है 2014 से पहले भी जो है बिटकॉइन ने छलांग लगाई थी। जी जी, जब भी जो है 10 रुपये का बिटकॉइन 35,000 का, 40,000 का, 50,000 का हो गया था और लोगों ने अंधाधुंध खरीदना और जिसके पास थे उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था। तो देखिए इस करेंसी के बारे में दुनिया अभी जो है इस करेंसी को कबूल करने से हिचकिचाती है, क्योंकि दुनिया का ये मानना है कि इस करेंसी का कोई बेस नहीं है। ये करेंसी कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कैसे डॉलर में कन्वर्ट होती है, कैसे इस करेंसी की वैल्यू है, ये किसी का अता पता नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन ये जो है मामला है, ऑनलाइन ख़रीद व फरोख्त है, ऑनलाइन जो है हिसाब किताब है। तो दुनिया ने तो इस करेंसी को माना नहीं है अभी तक, मगर कुछ मुल्कों ने इसको तस्लीम किया, अमेरिका भी मान चुका है कुछ मुल्कों ने इसको तस्लीम किया है, जिसके नतीजे में अब ये करेंसी की, देखिए करेंसी की वैल्यू जो है जंप कर रही है, उस पर भी दुनिया को एतराज़ है, ख़ास तौर पे माशी माहिरीन को। उनका कहना है कि ये क्या बात हुई कि जो है 1,000 रुपये का था वो 1 लाख रुपये का हो गया, वैल्यू इसकी 1 लाख की, और जो 1 लाख की है अब उसकी वैल्यू जो है $1,00,000 की हो गई है, और फिर $1,00,000 से $1,27,000, $1,28,000 तक इसकी कीमत पहुंच गई है। तो इस पे भी लोगों को एतराज़ है, और लोगों का ये मानना है कि इससे दुनिया की मईशत मुतदलदिल हो के रह जाएगी और सिर्फ चंद लोगों की मुट्ठी में दुनिया की दौलत चले जाएगी। उनका एक कहना है कि जिसने ख़रीदा है $1,27,000 में अगर एक बिटकॉइन कोई ख़रीद रहा है, तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि वो बिटकॉइन जो उसने ख़रीदा है ऑनलाइन, जिसका जो है ऑनलाइन उसके पास हिसाब किताब है, वो ऑनलाइन हिसाब किताब बराबर जो है उसको उसका मुनाफा देता रहे, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन जहाँ तक हुकूमतों का सवाल है, चाहे अमेरिका हो, चाहे आप देखेंगे अरब ममालिक हो, वहाँ पर भी क्रिप्टो करेंसी की अहमियत में इजाफा होता जा रहा है। वैसे भी नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक बिटकॉइन का सवाल है, और मैंने आपको बताया कि एक मरहला ऐसा भी था जब इसकी कीमत सिर्फ 27 रुपये यानी हिंदुस्तानी रुपये में 27 रुपये थी, और आज आप देखेंगे $1,21,000 से तजावज़ कर गया है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बिटकॉइन हैव बीन रीच्ड एट $2.41 ट्रिलियन।
यानी 2.41 खरब डॉलर तक इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो पहुंच चुका है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह ये क्रिप्टो करेंसी आगे बढ़ते जा रही है। लेकिन हुकूमतों में, जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा है, कि तशवीश की लहर भी पाई जाती है कि इस कदर तेज़ी से बुलंदी पर पहुंच रही है करेंसी, और जब धड़ाम से गिरेगी तो सरमायाकारों का क्या हाल होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसे में अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो फ़ौरन निकाल दीजिए और मुनाफा कमा लीजिए। लेकिन जहाँ तक मुनाफे का सवाल है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि 2014 से वो सिर्फ मुनाफा ही कमा रहे हैं, कभी अपने बयानात के ज़रिए, कभी अपनी तकारीर के ज़रिए। लेकिन उनकी जो तकारीर होती हैं उसमें आप देखिए कि वो कपड़ा देखकर पहचानने की बात करते हैं, यानी लिबास देखकर पहचानने की बात करते हैं, शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। और इंसान के बारे में कहा जाता है कि वो शमशान और कब्रिस्तान की बात उस वक्त तक कर सकता है जब तक वो ना वहाँ उनके करीब पहुँच जाए। तो बहरहाल आखिरी सफ़र जो होता है इंसान का बहुत ही इबरतनाक होता है या फिर बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आखिरी सफ़र जो है बड़ी आसानी से, बड़े इत्मीनान से होगा। और आप अगर इंसानों के क़त्ल में आपके हाथ रंगे हुए हैं तो फिर आपका आखिरी सफ़र बहुत बदतरीन होता है, ये कहा जाता है। और ये हकीकत भी है सज्जाद साहब। जी बिल्कुल, यकीनन देखिए अब मोदी थे, अब हम क्या कहेंगे, वो हर बार जो है एक नई बात करते हैं। जी जी, हर बार एक नया दावा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने जो तकरीरें जी सुनाई थी, आपको याद होगा, जी, गुजरात में और दीगर जो है रियासतों में, वो भी हैरत अंगेज थी। तो बहरहाल जो है मोदी को जो बोलना है वो नहीं बोलते, जो नहीं बोलना है वो बोलते हैं। बहरहाल मोदी का दावा ये है कि उनके इख्तिदार में आने के बाद जो है हिंदुस्तान तरक्की की नई बुलंदियों पे पहुंच गया है। और फिर वो इस दावे को लेकर जो है मतलब वो ये समझते हैं कि अब हम जो है हमेशा हमेशा के लिए यहाँ इख्तिदार में बैठे हैं, हम इख्तिदार छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए बिहार में जिस तरीके से जो है वोटों पे नज़रसानी या फिर वोट बंदी का काम शुरू किया गया है, इस पे भी एक नई जो है बहस छिड़ गई है। और सियासी जमातें, अपोजिशन जमातें जो है इस पे तशवीश का इज़हार कर रही हैं और कह रही हैं कि इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की मिली भगत है, और इसी मिली भगत की बुनियाद पे बीजेपी जीतती है और मोदी जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, बिहार का जहाँ तक सवाल है, बिहार में जो मक्कारी और अय्यारी की सियासत चलाने की कोशिश की जा रही है उसका भी हम पोल खोल कर रहेंगे। लेकिन वक्त हो चुका है हमारे प्रोग्राम का, इसलिए हम इजाज़त चाहते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।